हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो उम्मीद है मेरे सारे प्यारे प्यारे से जमूरे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज नया चैप्टर है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और हम सब जानते हैं कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है नीट में, और इससे क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं। और मैं भी आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए फिर बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो पिछले वाले लेक्चर में मैंने नीचे कमेंट्स देखे बच्चों के, तो उन्होंने एक क्वेश्चन में थोड़ा जो है कमेंट्स किए हुए थे कि मैम आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है उस पे तो 2 एंटीजन होते हैं। तो एक रीज़न असर्शन वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो उसमें बच्चों ने कहा मैम इसमें रीज़न में लिखा हुआ है कि आरबीसी के सरफेस पे 3 एंटीजन होते हैं, तो वो फॉल्स होना चाहिए, लेकिन आपने स्टेटमेंट ट्रू बताया है। हाँ बेटा, मैंने स्टेटमेंट ट्रू बताया है, आरबीसी के सरफेस पर 3 ही एंटीजन होते हैं। और बच्चों ने ये भी लिखा हुआ है कमेंट में कि मैम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आरबीसी के सरफेस पर 2 एंटीजन होते हैं। ऐसा लाइन एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। ये लाइन एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी हुई है आरबीसी के सरफेस पर 2 एंटीजन होते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि 2 अलील होती हैं, आई ए और आई बी, जिनके ब्लड ग्रुप में आई ए, मतलब जिनके जीनोटाइप में आई ए खुद को एक्सप्रेस कर रहा है उनका ब्लड ग्रुप ए होता है। जहां आई बी एक्सप्रेस कर रहा है वहां बी ब्लड ग्रुप होता है, और जहां दोनों एक्सप्रेस करते हैं वहां ए बी ब्लड ग्रुप होता है। ये चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों आरबीसी के सरफेस पर 3 एंटीजन होते हैं। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो बेटा ये आरबीसी है, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है। आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर एक एंटीजन होता है जिसे हम एच एंटीजन कहते हैं, राइट। एच एंटीजन ये आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, बट नॉट इन अ वेरी एक्टिव फॉर्म, राइट। तो जब किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए होता है, यानी कि उसके पास आई ए जीन होती है, डोमिनेंट जीन आई ए जीन होती है, तो ये आई ए जीन एक प्रोटीन बनाती है, एक एंजाइम बनाती है। और ये प्रोटीन और इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो एच एंटीजन है, इस एच एंटीजन का जो शुगर पार्ट होता है, उस शुगर पार्ट में एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन को ऐड करके इस एच एंटीजन को ए एंटीजन में कन्वर्ट कर देना। यानी कि आरबीसी के सरफेस पर एच एंटीजन हमेशा होता है, जिसको हम शायद काउंट नहीं करते, देखते नहीं हैं, पर ये एच एंटीजन में से जो शुगर पार्ट निकला हुआ होता है, इस शुगर पार्ट पे एन एसिटाइल गैलेक्टोसा अमीन आकर जब ऐड हो जाता है तो यही एच एंटीजन ए एंटीजन कहलाता है। और ऐसा कब होता है, जब आई ए जीन प्रोटीन और एंजाइम बनाती है। ऐसे ही जब आई बी जीन प्रेजेंट होती है, खुद को एक्सप्रेस करती है, प्रोटीन और एंजाइम बनाती है, तो ये एंजाइम क्या करता है, एच एंटीजन के शुगर पार्ट पे गैलेक्टोज को ऐड कर देता है, और ऐसा होते ही एच एंटीजन कन्वर्ट हो जाता है बी एंटीजन में। जब ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उस केस में आरबीसी के सरफेस पर जो ये एच एंटीजन होता है, ये किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आईओजीन कोई प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनाती है। तो हेंस आरबीसी के सरफेस पर ये 3 एंटीजन हैं, एच एंटीजन, ए एंटीजन, बी एंटीजन, राइट। और एक तो आर एच एंटीजन भी होता है, बट ठीक है, राइट। तो वो वाली जो स्टेटमेंट है, इट वॉज नॉट रॉन्ग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन मैं हट रही हूँ स्लाइड से, फटाफट से खुद रीड करो, पॉज करो और फिर आगे बढ़ो। हॉलमार्क ऑफ द वॉटसन एंड क्रिक 3-dimensional DNA model was based upon the findings of। देखो क्या कह रहा है, आप सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वॉटसन और क्रिक के मॉडल का हॉलमार्क क्या था। हॉलमार्क मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। वॉटसन और क्रिक के मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जहां उन्होंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ये बात उनका ओरिजिनल आइडिया नहीं था, उन्हें किसी के एक्सपेरिमेंट से ये बात समझ में आई थी, और वो एक्सपेरिमेंट था अरविंद चरगाव का। आप सब लोग जानते हो बेटा कि चरगाव साहब ने डीएनए के ऊपर काम किया था, उसकी बेस कॉम्पोजिशन के ऊपर काम किया था। यानी कि उन्होंने ये पता लगाया था कि कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, और सबसे पहले उन्होंने ये बताया था कि डीएनए के अंदर एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होता है और साइटोसिन इज ऑलवेज इक्विमोलर टू ग्वानिन। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इन्होंने बताया, वॉटसन और क्रिक ने, कि अच्छा एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ थाइमिन जितना ही क्यों होता है डीएनए में, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन जो होता है वो हमेशा किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में पाए जाते हैं, इसीलिए वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, हेट्रोक्रोमैटिन
हेट्रोक्रोमैटिन आप सब जानते हो, डीएनए का वो हिस्सा जो डेंसली पैक होता है और जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ऐसे हिस्से डीएनए के जो बहुत डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत डार्कली स्टेन्ड होते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, ऐसे हिस्सों को हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, वो डेंसली पैक्ड होता है, वो डार्कली स्टेन्ड होता है और रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग अर्ली जीवन फेज नहीं। डीएनए का रेप्लिकेशन आप सब जानते हो कहाँ होता है, एस फेज में होता है। और ये नहीं होता पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है। ऐसा मत सोचना कि हेट्रोक्रोमैटिन के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता तो मतलब रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है बेटा। डीएनए तो पूरा का पूरा रेप्लिकेट होता है, चाहे वो हेट्रोक्रोमैटिक पार्ट हो चाहे यूक्रोमैटिक पार्ट हो। तो रेप्लिकेशन तो हेट्रोक्रोमैटिक और यूक्रोमैटिक पार्ट पूरे डीएनए का होता है, लेकिन वो डीएनए जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है, हेट्रोक्रोमैटिक होता है, उस पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, राइट। तो इसका आंसर होगा हमारा 2, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड। चलिए नेक्स्ट, the number of glycosidic bonds associated with DNA of diploid human cell। देखो हम सब जानते हैं कि अगर मैं ह्यूमन हैप्लॉइड सेल की बात करूं तो हैप्लॉइड सेल में बेटा कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं हैप्लॉइड सेल में। तो डिप्लॉइड सेल में कितने बेस पेयर्स हो जाएंगे, डिप्लॉइड सेल में आपके हो जाएंगे 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स, बेस पेयर्स। और आप जानते हो बेस पेयर का मतलब क्या है, जोड़े, राइट। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में टोटल कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, आप अच्छे से जानते हो, है ना। एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। तो हमें यह पता है कि डिप्लॉइड ह्यूमन सेल में 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे 2 × 6 × 10⁻⁹, क्योंकि एक जोड़े में 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 2 बेसेस होते हैं। एक बेस पेयर में 2 न्यूक्लियोटाइड या 2 बेसेस होंगे, तो इतने बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 × 6.6 × 10⁻⁹। और एक न्यूक्लियोटाइड में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो इतने न्यूक्लियोटाइड्स में इतने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, Which of the following does not confer stability to the helical structure of DNA? इनमें से वो कौन सी बात है जो डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल नहीं बनाती है। हम सब जानते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है, तो वो खुलता क्यों नहीं है, वो हेलिकल फॉर्म में ही क्यों रहता है। इसका एनसीईआरटी ने 2 कारण दिए हैं। पहला कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से डीएनए की हेलिकल शेप मेंटेन रहती है। और दूसरा कारण है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स जो होते हैं, माने के ये एक जोड़ा, ये AT, ये CG, तो ये एक बेस पेयर और ये दूसरा बेस पेयर, ऐसे बहुत सारे बेस पेयर्स हैं डीएनए में। तो एक बेस पेयर का जो प्लेन होता है वो दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बेस पेयर का प्लेन x एक्सिस में है तो दूसरे बेस पेयर का प्लेन y एक्सिस में होगा, नहीं। जितने भी बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए में वो सब एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द प्लेन ऑफ अनदर बेस पेयर। मतलब वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर। तो ये दोनों बातों की वजह से डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, उनकी वजह से तो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है डीएनए का। स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से और एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के प्लेन के ऊपर स्टैक होने से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट,
द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिफाइंड बाय, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात किसने करी थी? ग्रिफिथ ने करी थी। उन्होंने कहा था कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि आपके आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल देता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो फिर मैक्लिओड, मकार्टे और एवरी, इन तीनों ने लैब कंडीशंस में इनके एक्सपेरिमेंट को दोहराया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को दोहराया और बताया कि जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात ग्रिफिथ ने करी थी वो और कोई नहीं बल्कि डीएनए है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल के नेचर के बारे में हमें बताया एवरी, मैक्लिओड और मकार्टी ने। नेक्स्ट, which of the following act as substrate as well as provide energy for DNA polymerization? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है और एनसीईआरटी की भी बहुत ही प्यारी लाइन बताता है। जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए के ऊपर, जब रेप्लिकेशन चल रहा होता है और पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है, माने जो डीएनए के ऊपर नया स्ट्रैंड बन रहा है, नया स्ट्रैंड, जब उस नए स्ट्रैंड में एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जा रहा है यानी कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो उस दौरान कौन ऐसा है जो सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है, माने कि वो चाहिए भी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में और वो एनर्जी सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहा है? तो इसका आंसर होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी कि ये डीएनटीपीज। डीएनटीपीज माने डीएटीपी, डीजीटीपी, डीटीटीपी, डीसीटीपी, डीऑक्सीलाइन, डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये सारे क्या हैं? ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या हैं? ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कैसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं? चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं। इन्हें हम कहते हैं चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब जो अपने ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। आप सब जानते हो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो 5 प्राइम कार्बन पर जो फॉस्फेट लगा होता है वो सिंगल फॉस्फेट लगा रहता है। तो अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उनमें केवल एक फॉस्फेट होता है, लेकिन ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनके पास 3-3 फॉस्फेट है, राइट? ये ट्राइफॉस्फेट है, दीज आर द चार्ज्ड न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन जब ये नया डीएनए जो बन रहा होता है, जब ये न्यूक्लियोटाइड आके लगेगा तो लगते वक्त ये अपने 2 फॉस्फेट छोड़ देता है। लगते वक्त, नए डीएनए में फिट होते वक्त ये अपने 2 फॉस्फेट छोड़ देता है और जब ये 2 फॉस्फेट रिलीज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इस नए न्यूक्लियोटाइड को इस डीएनए में अटैच कर दिया जाता है, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना दिया जाता है। यानी कि जो ये चार्ज न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये सबस्ट्रेट की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और एनर्जी सोर्स की तरह भी बिहेव कर रहे हैं रेप्लिकेशन के दौरान। ओके यानी कि जब ये न्यूक्लियोटाइड फिट हो जाएगा डीएनए के स्ट्रक्चर में तो ये अपनी मोनोफॉस्फेट फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट फॉर्म में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द एमआरएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स इज, प्रोकैरियोट्स का एमआरएनए कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, हाँ बिल्कुल, इसका आंसर होगा 1। मोनोसिस्ट्रॉनिक वो नहीं होता। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब आप सब अच्छे से जानते हो। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ऐसा एमआरएनए होता है जिसके ऊपर सिर्फ एक प्रोटीन चेन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है और इस तरह का एमआरएनए अक्सर आपका यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए ऐसा एमआरएनए होता है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है और ये अक्सर आपका प्रोकैरियोट्स में यानी कि बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स को जो एमआरएनए होता है उसे स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो कि जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए उनके आरएनए में भी इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के डीएनए में इंट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए उनके आरएनए में भी वो इंट्रॉन्स आते हैं आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन और फिर उन इंट्रॉन्स को हमें हटाना होता है। तो स्प्लाइसिंग, यूकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके पास इंट्रॉन्स ही नहीं होते हैं, राइट? कैरीज जेनेटिक मैसेज टू डीएनए। आरएनए का काम होता है जेनेटिक मैसेज को प्रोटीन तक कैरी करना, डीएनए को कैरी करना नहीं। डीएनए से तो वो इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1।
चलिए मैं हट रही हूँ स्क्रीन से, पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोमल आरएनए इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। ओके, हम जानते हैं बेटा कि यूकैरियोट्स के पास दोनों तरह के जो है राइबोसोम्स होते हैं, 70S भी 80S भी। 70S राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, लेकिन उसने बात करी है साइटोप्लाज्मिक कंडीशन की। तो हम जानते हैं कि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है ना। साइटोप्लाज्म में 80S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है, जिसमें एक 60S सब यूनिट होती है और एक 40S सब यूनिट होती है। आप जानते हो 40S सब यूनिट में 18S rRNA होता है और इसमें 28S, 5.8S और 5S rRNA होता है। आप सब जानते हो ना rRNA राइबोसोमल आरएनए। तो वो कह रहा है कि राइबोसोमल आरएनए यानी कि rRNA कौन सा ऐसा rRNA है जो यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में नहीं होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कौन सा rRNA साइटोप्लाज्म में नहीं है। दैट इज, आंसर देख लेते हैं, दैट इज 16S rRNA। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये जो 16S rRNA होता है ये 70S राइबोसोम में होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स इज नोन एज ऑकरे। आप सब जानते हो कि जो टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, UAA, UAG एंड UGA। इन्हें कहते हैं ऑकरे, एम्बर, ओपाल। तो इनके नाम याद कर लो, UAA इज ओकरे, UAG इज एम्बर और UGA इज ओपाल। तो UAA विल बी द आंसर, UAA, ओकरे, एम्बर, ओपाल। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिगुअस कोडॉन। देखो बेटा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जो कोडॉन्स होते हैं ना, कोडॉन्स जनरली जो कोडॉन्स होते हैं वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं नेचर में। नॉन एम्बिगुअस का मतलब, एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसको ये नहीं पता कि क्या करना है। एम्बिगुअस है, धुंधला है, क्लियर नहीं है। हम कहते हैं यार ये चीज ना बड़ी एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब साफ नहीं है, समझ में नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। और नॉन एम्बिगुअस का मतलब होता है वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। तो जितने भी कोडॉन्स होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कौन से अमीनो एसिड के लिए कोड करना है। लेकिन एक ऐसा कोडॉन है जो एक्सेप्शन है, एक कोडॉन एम्बिगुअस होता है, मतलब वो कभी कभी भटक जाता है। और वो कौन सा कोडॉन है, वो है आपका GUG। जो आपका GUG होता है वैसे तो वो वेलिन के लिए कोड करता है, पर कभी कभी वो मीथियोनिन के लिए भी कोड कर देता है। और मीथियोनिन के लिए वो कब कोड करता है, जब वो कभी कभी प्रोकैरियोट्स के केस में इनिशिएशन कोडॉन की तरह बिहेव करता है। GUG कभी कभी प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन कोडॉन की तरह बिहेव करता है, तो तब वो मीथियोनिन के लिए कोड करने लगता है, वरना जनरली इट कोड्स फॉर वेलिन। इसीलिए GUG एम्बिगुअस कोडॉन होता है। इसको छोड़कर जितने बचे बाकी के सारे कोडॉन्स होते हैं वो नॉन एम्बिगुअस होते हैं, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज डन बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और नीट में इसके आने की संभावना होती है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, तो ध्यान से सुनना। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, जब भी हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रांसलेशन में जो अमीनो एसिड इस्तेमाल होने वाले हैं उनको एक्टिवेट करना, उनको चार्ज करना, और फिर उस चार्ज्ड अमीनो एसिड को tRNA के साथ जोड़ देना। तो अमीनो एसिड के साथ ATP को जोड़ देना कहलाता है चार्जिंग ऑफ ATP या एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये कौन कराता है, इसको कराने वाला एंजाइम होता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेस एंजाइम, अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेस एंजाइम। और फिर क्या होता है, जो चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है, जो आपका एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होता है, इसको किसके साथ अटैच कर दिया जाता है, इसको अटैच कर दिया जाता है आपका tRNA के साथ।
राइट, इसको अटैच कर दिया जाता है टीआरएनए के साथ। इस अमीनो एसिड को कहाँ लगा दिया? टीआरएनए के साथ। इसको बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इसको क्या बोलते हैं? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और अब ध्यान से समझ में आ गया? सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले अमीनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं। अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में हम सबसे पहले क्या करेंगे? अमीनो एसिड के साथ एटीपी को जोड़ देते हैं, तो अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है। फिर इस चार्ज्ड अमीनो एसिड को हम ऐड कर देते हैं टीआरएनए के साथ, और जैसे ही ये चार्ज्ड अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ ऐड होता है, तब उसके बाद ये टीआरएनए क्या कहलाने लगता है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो अमाइनो एसाइल टीआरएनए ऐसा टीआरएनए है जिसके पास अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और इस एक्टिवेशन में कौन सा एंजाइम हमारी मदद करने वाला है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अच्छा क्वेश्चन है। पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना नीट में हमेशा होती है। ये हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई? आप सब जानते हो कि जो लैक ऑपेरॉन होता है ई कोलाई का, उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। 3 स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट। सेलेक्ट इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है, आप देखिए और बताइए। लैक जेड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है, यही ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर 1 है। क्यों? अभी बताती हूं। प्रोमोटर जीन जो होती है उस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करता है, ये बात सही है। लैक ए जीन जो होती है वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम के लिए कोड करती है, ठीक है। ऑपरेटर जीन जो होती है वो सबसे छोटी जीन होती है ऑपेरॉन में, ये भी ठीक है। लैक जेड कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं बल्कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव होती है नेचर में। आप जानते हो 2 तरह की जीन्स होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन और हाउस कीपिंग जीन्स, जो हमेशा ऑन रहती हैं, मतलब वो हमेशा एक्सप्रेस करती हैं, हमेशा स्विच ऑन रहती हैं। लेकिन दूसरे तरह की जीन्स होती हैं लग्जरी जीन्स, लग्जरी जीन्स या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स। ये जीन्स जो हैं ये हमेशा स्विच ऑन नहीं रहती हैं, डिमांड होने पर स्विच ऑन होती हैं वरना स्विच ऑफ हो जाती हैं। तो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, ये तीनों की तीनों जीन्स जो हैं लैक ऑपेरॉन में, ये लग्जरी जीन्स हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स हैं। जब लैक्टोज होता है तो ये ऑन होती हैं, जब लैक्टोज नहीं होता तो ये ऑफ होती हैं, राइट। लेकिन लैक ऑपेरॉन में जो रेगुलेटर जीन होती है, जो इनहिबिटर जीन होती है, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, वो कॉन्स्टिट्यूटिव होती है, वो हाउस कीपिंग होती है, जो हमेशा ऑन रहती है और हमेशा रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequences and later assigning different regions. जब डीएनए फिंगर जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही थी और ये बताया जा रहा था कि हमें पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करना है, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि पूरे डीएनए को सीक्वेंस नहीं करते हैं, केवल ऐसे डीएनए को सीक्वेंस करते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है, और उसको किस नाम से बताया गया? ESTs के नाम से। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, इन्हें क्या कहते थे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। मतलब केवल उन हिस्सों को कोड करते हैं हम जो अपने आप को आरएनए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोडिंग पार्ट्स हैं। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट ने बोला नहीं, पूरे के पूरे डीएनए को कोड करते हैं, फिर पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करते हैं, और फिर बाद में टैग लगा देंगे कि ये वाले हिस्से एक्सप्रेसिबल हिस्से हैं और ये वाले हिस्से नॉन एक्सप्रेसिबल हिस्से हैं। इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलो ये यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको पता है, लास्ट स्टेप क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? ऑटो रेडियोग्राफी। अब यहाँ पे मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक छोटा सा पॉडकास्ट दे देती हूँ।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं हम? फ्रैगमेंटेशन। हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ठीक। फिर थर्ड क्या करते हैं हम? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज सेपरेशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। हम डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग कर लेते हैं, वो सारे उनके साइज के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग लेंथ के बहुत सारे डीएनए के टुकड़े हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, माने कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनको हम नाइट्रोसेल्युलोज या नाइनॉल मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं फॉर इजी हैंडलिंग। फिर उसके बाद हम करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, जो कि एनसीईआरटी में ये वाला स्टेप नहीं है पर ये होता है। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में हम क्या करते हैं? हम इसको एक एल्कलाइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिसमें जितने भी डबल स्ट्रैंडेड टुकड़े हैं डीएनए के वो सारे सिंगल स्ट्रैंडेड टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर हम इसको हाइब्रिडाइज करते हैं विद VNTR प्रोब। अब ये VNTR प्रोब क्या होता है बेटा? देखो, हमारे सबके डीएनए पर जो VNTR की सीक्वेंस है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट की जो सीक्वेंस है वो सब में सेम होती है, बस उसके नंबर अलग अलग होते हैं। मतलब जो सीक्वेंस है वो सेम है। सपोज सीक्वेंस है ATGCTTAT, ये सीक्वेंस हम सब में सेम है, बस उसके नंबर ऑफ रिपीट्स डिफरेंट होते हैं। सपोज मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पर इसके नंबर ऑफ रिपीट्स 10 है, आप सपोज X के क्रोमोसोम पर 9 है, सपोज Y के क्रोमोसोम पे 8 है। समझ में आ गया? तो जो सीक्वेंस है जो खुद को बार बार रिपीट कर रहे हैं वो तो हम सब में सेम है, पर वो कितने बार अपने आप को रिपीट करिए वो हम सब में अलग है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। तो होता क्या है कि VNTR प्रोब होता क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। VNTR प्रोब एक सिंथेटिकली बनाया हुआ डीएनए होता है जिसको हम लैब में बनाते हैं। इस डीएनए को, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसको हम सिंथेटिकली लैब में बनाते हैं और इसकी जो सीक्वेंस होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है टू द VNTR सीक्वेंस। मतलब सपोज ATGCTT ये सीक्वेंस है VNTR सीक्वेंस, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है और इस VNTR प्रोब को हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं। आप सब जानते हो रेडियो एक्टिव लेबलिंग क्या होती है। रेडियो एक्टिव लेबलिंग से हम उसको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। तो VNTR प्रोब क्या है? एक रेडियो एक्टिव सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड है हुज सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द VNTR सीक्वेंस। राइट। फिर हम अपने डीएनए के टुकड़ों को जो है हाइब्रिडाइज कर देते हैं। जिन टुकड़ों पर VNTR सीक्वेंस होती है उनके साथ VNTR हाइब्रिडाइज हो जाता है और जिन टुकड़ों पर VNTR सीक्वेंस नहीं होती उनके साथ हाइब्रिडाइज नहीं होता। फिर बाद में हम क्या करते हैं? लास्ट स्टेप में ऑटो रेडियोग्राफी, माने इसको एक्सरे फिल्म के सामने एक्सपोज करते हैं और जो जो चमकते हैं टुकड़े वो एक बैंड फॉर्म करते हैं। फिर हम उस बैंड को कंपेयर कर लेते हैं अपने कल्प्रिट से। मतलब सपोज हमने डीएनए जो है क्राइम सीन से उठाया और इस बंदे का डीएनए उठाया, अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो समझ जाओ भैया गड़बड़, दया कुछ गड़बड़ है। राइट। सो दीज आर द सीक्वेंसेस ऑफ द आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट, इन ह्यूमंस द लार्जेस्ट जीन इज प्रेजेंट ऑन। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। लार्जेस्ट जीन जो है बेटा वो डिस्ट्रोफिन जीन होती है। डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ी जीन होती है। डिस्ट्रोफिन जीन, इसमें होते हैं 2.4 मिलियन बेसेस और ये जो जीन है ये प्रेजेंट होती है X क्रोमोसोम के ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन जीनोम की सबसे बड़ी जीन यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेसेस होते हैं वो कहाँ पाई जाती है, तो वो X क्रोमोसोम पर पाई जाती है, जिसे डिस्ट्रोफिन जीन के नाम से जानते हैं। अगर ये जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं करती तो एक बीमारी होती है जिसे हम जानते हैं DMD के नाम से, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि एक X लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्रोमोसोम 1 जो है वो लार्जेस्ट क्रोमोसोम है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम अगर आपसे कोई पूछे कौन है तो वो क्रोमोसोम 1 है। लेकिन सबसे बड़ी जीन कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो वो क्रोमोसोम X पर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 1 सबसे बड़ा क्रोमोसोम क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं, दैट इज 2968 जीन्स। तो अगर आपसे कोई ये पूछे लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन विच क्रोमोसोम, लार्जेस्ट नंबर ऑफ जीन्स, सबसे ज्यादा कौन से क्रोमोसोम पर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम 1 पे 2968, और वही सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। पर सबसे बड़ी जीन किसके कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है? क्रोमोसोम X। चलिए, TDF जीन इज द स्मॉलेस्ट जीन इन ह्यूमंस। डिस्ट्रोफिन जीन सबसे बड़ी जीन है और TDF जीन सबसे छोटी जीन है, उसमें मात्र 14 बेस पेयर्स होते हैं।
सिर्फ 14, वहां पे कितने थे 2.4 मिलियन, राइट। तो ये सबसे छोटी जीन है और ये किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम Y पर। तो सबसे छोटा क्रोमोसोम भी Y क्रोमोसोम होता है और सबसे छोटी जीन भी Y क्रोमोसोम पर ये प्रेजेंट होती है। सो आंसर विल बी 2। SNP स्टैंड्स फॉर, SNP होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको आप स्निप्स के नाम से, एनसीईआरटी में इनको स्निप्स भी कहा गया है। तो ये क्या होती हैं? तो एनसीईआरटी कहती है कि हम सबके डीएनए पर ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस होती हैं, ऐसी 1.4 मिलियन जगह होती हैं, प्लेसेस होते हैं, जहां पर हम सब एक दूसरे से केवल एक न्यूक्लियोटाइड में अंतर रखते हैं। माने सपोज मैं और मेरी बहन, हम दोनों में एक दूसरे के जीनोटाइप में अंतर होगा, ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस हो सकती हैं जिसमें हम में अंतर हो सकता है एक एक न्यूक्लियोटाइड में, सिर्फ वन सिंगल न्यूक्लियोटाइड में अंतर हो सकता है। तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और स्निप। और ऐसी कितनी लोकेशंस होती हैं डीएनए पर? 1.4 मिलियन लोकेशंस, याद रखना। ऐसी कितनी लोकेशंस होती हैं डीएनए पर? 1.4 मिलियन लोकेशंस। चलिए फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है, आ जाइए देखते हैं। UUU फिनाइल एडेलाइन के लिए कोड करता है, हाँ करता है। GUG वेलिन के लिए कोड करता है, हाँ। UGG ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करता है, हाँ। UAG सेंस कोडॉन है, नहीं। UAG एक नॉनसेंस कोडॉन है। कैसा कोडॉन है? नॉनसेंस, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसको आप दूसरे शब्दों में टर्मिनेशन कोडॉन के या फिर स्टॉप कोडॉन के नाम से जानते हो। तो जितने भी आपके स्टॉप कोडॉन हैं, UAA, UAG और UGA, ये तीनों के तीनों नॉनसेंस कोडॉन्स हैं, टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं और स्टॉप कोडॉन्स हैं। और जो आपका स्टार्ट कोडॉन है, इनिशिएशन कोडॉन है, जो कि AUG होता है, वो आपका सेंस कोडॉन है। चलिए नेक्स्ट, मार्क दी इनकरेक्ट। और बाकी जितने भी कोडॉन्स हैं जो कोड करते हैं किसी अमीनो एसिड के लिए, वो सारे सेंस कोडॉन्स होते हैं, लेकिन ये तीनों किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, तो ये सारे तीनों के तीनों नॉनसेंस कोडॉन है। मार्क दी इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑपेरॉन। इनकरेक्ट हमें बताना है, ओके। लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कंट्रोल में होता है, सही। कैटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करता है, सही। फीडबैक रिप्रेशन दिखाता है, गलत। जैकोब मोनोड द्वारा डिस्कवर हुआ था, सही। तो एक गलत, इसके बारे में गलत बात यह है, तो आंसर हो जाएगा 3। आ जाइए लैक ऑपेरॉन के बारे में कुछ बातें समझते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। लैक ऑपेरॉन आप सब अच्छे से जानते हो बेटा। लैक ऑपेरॉन जो है वो आपका डीएन उसमें प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। और लैक ऑपेरॉन में होता क्या है, ये एक ऐसा ऑपेरॉन है जो कि स्विच ऑन होता है कब? जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज होने पर ये स्विच ऑन होता है, यानी कि इस ऑपेरॉन को आप इंड्यूस कर सकते हो, आप इसको इंड्यूस कर सकते हो, आप इसको उठा सकते हो। किसकी मदद से? इंड्यूसर की मदद से, जो कि लैक्टोज होता है। तो ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन नहीं होता, ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन होता है। इसीलिए इट फीड्स, इट शो फीडबैक इंडक्शन। ये फीडबैक रिप्रेशन नहीं दिखाता, ये फीडबैक इंडक्शन दिखाता है, क्योंकि ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। तो लैक ऑपेरॉन के बारे में हमें 2-4 बातें ध्यान रखनी है। लैक ऑपेरॉन एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन नहीं है, लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। ध्यान रखना, लैक ऑपेरॉन एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है, जिसको इंड्यूसर इंड्यूस कर सकता है, और वो इंड्यूसर लैक्टोज है, जिसकी प्रेजेंस में ये ऑपेरॉन स्विच ऑन होता है। लैक ऑपेरॉन में होता क्या है, जब लैक ऑपेरॉन स्विच ऑन होता है तो वो एंजाइम्स बनाता है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? लैक्टोज को तोड़ते हैं। यानी कि लैक ऑपेरॉन एनाबॉलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, कैटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। लैक ऑपेरॉन जो है वो पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर भी काम करता है और वो नेगेटिव कंट्रोल के अंदर भी काम करता है। ये किस तरह पॉजिटिव कंट्रोल में होता है, इसका डिस्कशन आपके सिलेबस में नहीं है। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है दैट लैक ऑपेरॉन इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। एनसीईआरटी क्या कहती है कि लैक ऑपेरॉन जो है इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। बट एनसीईआरटी की लाइंस बता रही हूं, बट इट इज ऑल्सो अंडर पॉजिटिव कंट्रोल विच इज बियॉन्ड योर डिस्कशन। वो कहता है कि लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर भी काम करता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बात आप हायर क्लास में जाकर डिस्कस करोगे। तो
तो नेगेटिव कंट्रोल के अंदर वो कैसे है लैक ऑपेरॉन? आप सब जानते हो कि लैक ऑपेरॉन में जो रेगुलेटर जीन होती है, जो ये इनहिबिटर जीन होती है, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन लैक ऑपेरॉन को बंद करना चाहता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। क्या करता है रिप्रेसर प्रोटीन? रिप्रेसर प्रोटीन जाकर किसके साथ जुड़ जाता है? ऑपरेटर जीन के साथ जुड़ जाता है, और वो जुड़ने की वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर जीन से प्रॉपर बाइंड नहीं कर पाता और ऑपेरॉन बंद रहता है ना। तो रिप्रेसर प्रोटीन का जो कंट्रोल है वो नेगेटिव है ऑपेरॉन के ऊपर, लेकिन इसको इंड्यूस किया जाता है जब लैक्टोस सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है, तो वो लैक्टोस इस रिप्रेसर को चुप कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर साइट पे जाके बाइंड नहीं कर पाता और ऑपेरॉन ऑन हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं लैक ऑपेरॉन इज अंडर नेगेटिव कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। लेकिन वो पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर भी होता है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी, लेकिन ये आपके भी डिस्कशन में नहीं है। तो साइक्लिक एएमपी जो है वो इसको पॉजिटिवली कंट्रोल करता है, और वो चीज़ डिसाइड होती है ग्लूकोज से। अगर सिस्टम में ग्लूकोज होता है ना, तो ये जो सिस्टम होता है बंद होता है, और अगर ग्लूकोज नहीं होता है सिस्टम में, अगर ग्लूकोज नहीं होता है सिस्टम में, तो साइक्लिक एएमपी बहुत ज़्यादा बनता है, और वो साइक्लिक एएमपी जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोट करता है बाइंड करने के लिए। तो साइक्लिक एएमपी पॉजिटिवली कंट्रोल करता है, पर वो डिस्कशन में नहीं है तो छोड़ देते हैं, पर ये एनसीईआरटी की लाइन है तो इसलिए में पता होनी चाहिए कि लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव कंट्रोल के अंडर भी काम करता है, नेगेटिव कंट्रोल किसका है? रिप्रेसर प्रोटीन का। पॉजिटिव कंट्रोल किसका? एनसीईआरटी ने बोला नहीं, लेकिन आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, साइक्लिक एएमपी का। चलिए नेक्स्ट, इन लैक ऑपेरॉन द लैक एमआरएनए, जो हमारा लैक ऑपेरॉन में जो एमआरएनए बनता है ना, स्ट्रक्चरल जीन्स, हमारी कितनी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं? 3, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। जब इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, लैक एमआरएनए कैसा एमआरएनए होता है बेटा? ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए होता है। मतलब इस एक एमआरएनए पर तीन प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है, 3 एंजाइम बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। आप जानते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज और ट्रांसएसिटाइलेज, राइट। तो ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है। ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है ये केवल एक ही प्रमोटर जीन से जो है वो होता है, ट्रांसक्राइब होता है। प्रमोटर इनका एक ही होता है, ध्यान रखना, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, इन तीनों जीन का एक ही प्रमोटर होता है। वो एक सिंगल प्रमोटर इन तीनों जीन को एक साथ क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है। तो फिर जो एमआरएनए बनता है वो क्या बनता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनता है, जिसके पास 3 प्रोटीन्स, 3 एंजाइम्स को कोड करने की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बना है, ऑब्वियसली आप जानते हो एक सिंगल सिस्ट्रॉन में इनिशिएशन कोडॉन भी होता है और स्टॉप कोडॉन भी होता है। तो जो लैक एमआरएनए बना है वो तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, यानी कि उसमें 3 सिस्ट्रॉन्स हैं, और अगर 3 सिस्ट्रॉन हैं तो स्टॉप और टर्मिनेशन कोडॉन भी तो होंगे एक। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है ये, यानी कि इसमें 3 सिस्ट्रॉन्स हैं एक साथ, और वो तीनों सिस्ट्रॉन मिलकर 3 एंजाइम्स बनाएंगे। तो जब इसमें 3 सिस्ट्रॉन हैं तो इसमें 3 टर्मिनेशन कोडॉन होंगे और 3 स्टॉप कोडॉन होंगे, राइट। मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए में एक स्टॉप कोडॉन होता है, एक इनिशिएशन कोडॉन होता है। तो जो लैक एमआरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए है, हैज सेवरल इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन्स। दिस इज द आंसर। फॉर्म्स 4 डिफरेंट एंजाइम, नहीं 3 डिफरेंट एंजाइम बनाता है। इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, क्या बात कर रहे हो? इसका ट्रांसक्रिप्शन लैक्टोज की प्रेजेंस में ही तो होता है। जब लैक्टोज होती है तो ऑपेरॉन ऑन होता है और ट्रांसक्रिप्शन होकर लैक एमआरएनए बनता है, ये गलत बात। इज इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक रिएक्शन, नो, लैक ऑपेरॉन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन? बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ बच्चे चैट बॉक्स में लिखते हैं मैम आप हटते नहीं हो तो फिर हम पॉज नहीं कर पाते। मैं हट जाती हूँ, यहीं के यहीं स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, आंसर दो, फिर मेरे साथ आ जाओ, पढ़ो। mRNA रिक्वायर्स प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। ये कह रहा है कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद जो mRNA बनता है उसे प्रोसेसिंग की जरूरत है, गलत बात।
हम जानते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं वो प्रोकैरियोट्स में तो चाहिए ही नहीं होते, वो तो सिर्फ यूकैरियोट्स में चाहिए होते हैं। ट्रांसलेशन कैन बिगिन व्हेन एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसलेशन तब जाकर शुरू होगा जब एमआरएनए पूरा बन चुका होगा। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा एमआरएनए बन जाएगा, उसके बाद जाकर ट्रांसलेशन शुरू होगा। गलत बात है। रो फैक्टर इनिशिएट्स द प्रोसेस। हम सब जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान रो फैक्टर टर्मिनेट करता है प्रोसेस को, इनिशिएट नहीं करता। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, ये बात सही है। चलिए अब हम बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ जानते हैं, ध्यान से सुनो बेटा। बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन बहुत कमाल है। बैक्टीरिया के पास आप जानते हो न्यूक्लियस नहीं होता, तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। लेकिन हमारे केस में, यूकैरियोट्स के केस में, रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। पर बैक्टीरिया में सब कुछ सेम कंपार्टमेंट में होता है। रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन भी, ट्रांसलेशन भी, राइट। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही डीएनए के ऊपर आरएनए बनना शुरू होता है, जैसे ही डीएनए के ऊपर आरएनए बनना शुरू होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है, उस पे साथ साथ बहुत ही कमाल की बात होती है, ये बहुत ही कमाल की बात है ये, कि ये होता है, क्या होता है, आ जाओ सुनो। ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए। डीएनए के ऊपर क्या बनना चालू हो गया, आरएनए, यानी कि क्या चालू हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। और जैसे ही डीएनए के ऊपर आरएनए बनना चालू होता है, ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है, साथ साथ प्रोटीन बनना भी शुरू हो जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन भी साथ साथ चालू हो जाता है। यानी कि इस चीज का वेट नहीं किया जाता कि पहले डीएनए के ऊपर पूरा आरएनए बनकर खत्म होगा और फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोटीन बनाया जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही डीएनए के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन चालू होता है, साथ साथ ट्रांसलेशन भी चालू हो जाता है। यानी कि एमआरएनए के पूरा होने का इंतजार नहीं किया जाता, साथ साथ ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। ऐसा क्यों हो सकता है बैक्टीरिया में, हम में ऐसा क्यों नहीं होता? हम में पहले ट्रांसक्रिप्शन पूरा कंप्लीट होता है, पहले एमआरएनए पूरा बनकर रेडी होता है। एमआरएनए बनने के बाद भी उस पर ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो एमआरएनए तैयार ही नहीं होता ट्रांसलेशन के लिए। पहले उसके साथ हमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं, उस एमआरएनए में हमें कैपिंग करनी पड़ती है, टेलिंग करनी पड़ती है, स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, तब जाकर ट्रांसलेशन हो सकता है। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं होता, उससे पहले ही उसके ऊपर ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं उसका पहला कारण तो ये है क्योंकि ये सब कुछ एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। हमारे केस में तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, पर बैक्टीरिया में ये दोनों सेम कंपार्टमेंट यानी कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। और दूसरा कारण कि ये जो एमआरएनए बन रहा है डीएनए के ऊपर, इसे किसी भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट। तो एनसीईआरटी की एक और बड़ी प्यारी लाइन है कि इन बैक्टीरिया, इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटालाइजेस द सिंथेसिस ऑफ। आप जानते हो कि बैक्टीरिया में और प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है और वही हर तरह के आरएनए को जो है बनाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में आप जानते हो 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है 5s rRNA, tRNA और SNRNA। आप जानते हो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है 18s, 28s और 5.8s आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है? एचएनआरएनए, और यही एचएनआरएनए प्रोसेसिंग के बाद क्या कहलाता है? एमआरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनाता है। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी कोडेड बाय द एमआरएनए सीक्वेंस दिस if the adenosine residue is inserted at 12th nucleotide? वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये आपका 12वां न्यूक्लियोटाइड है,
ये वाला न्यूक्लियोटाइड 12वां न्यूक्लियोटाइड है। अगर 12वें न्यूक्लियोटाइड के बाद आपने यहाँ पे एक एडिनोसाइन यानी कि ए ऐड कर दिया तो बताओ कितने अमीनो एसिड बनेंगे। आ जाओ देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ए ऐड कर दिया 12th न्यूक्लियोटाइड के बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा UAA। पहले ये क्या था, UAC था ना, तो मैंने यहाँ पे U के तुरंत बाद A ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, UAAC बन गया। तो यहाँ पे UAA क्या आ गया, स्टॉप कोडॉन बन गया। U के तुरंत बाद हमने क्या ऐड कर दिया, A ऐड कर दिया तो UAA हो गया, वो स्टॉप कोडॉन होता है। तो प्रोसेस यहीं रुक जाएगा। तो चलिए गिनते हैं। तो बच्चे कहेंगे मैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए 3 कोडॉन कोड करते हैं, तो इसका मतलब 4 अमीनो एसिड बनने चाहिए। पर मैम 4 अमीनो एसिड का तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने गलती करी, हमने देखा नहीं। भैया उसे तो छोड़ो, चलो ये तो स्टॉप कोडॉन बन गया, पर भैया मेरे इससे पहले देख लो, एक स्टॉप कोडॉन तो इससे पहले ही बैठा है, UAG। देखो ना ये क्या है, UAG। एक स्टॉप कोडॉन तो पहले ही बैठा है, तो यहाँ स्टॉप कोडॉन बन रहा है नहीं बन रहा उससे क्या फर्क पड़ता है, ये स्टॉप कोडॉन तो पहले ही आ जाएगा, तो प्रोसेस यहाँ पहले ही रुक चुका होगा। यानी कि ट्रांसलेशन केवल यहाँ तक होगा, CCC और UCA। यानी कि कितने अमीनो एसिड बनेंगे, केवल 2, क्योंकि स्टॉप कोडॉन तो बीच में ही आ चुका है, UAG। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बहुत ध्यान देना है बेटा, बहुत ध्यान से देखना है पूरी सीक्वेंस को कि स्टॉप कोडॉन कहीं बीच में तो नहीं है, कहीं बीच में UAA, UAG या UGA में से कोई बैठा तो नहीं है। अगर वो कहीं भी बैठा हो वहीं पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन। द DNA स्ट्रैंड शोइंग रेप्लिकेशन यूजिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स ऑल्सो शोज। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है द DNA स्ट्रैंड शोइंग रेप्लिकेशन यूजिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट। आप जानते हो जब रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो 2 तरह के नए स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। तो कौन सा ऐसा स्ट्रैंड है जो फ्रैगमेंट्स में बनता है, आप जानते हो लैगिंग स्ट्रैंड। यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये लैगिंग स्ट्रैंड की बात कर रहा है, वो वाला स्ट्रैंड जो फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा है ना। द DNA स्ट्रैंड शोइंग रेप्लिकेशन यूजिंग ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ऐसा स्ट्रैंड जो कि रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में दिखा रहा है, वो कौन सा स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसके बारे में बात चल रही है, तो आ जाइए देखते हैं। शोज कंटिन्यूअस ग्रोथ इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। गलत बात, जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसकी कंटिन्यूअस नहीं डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। शो डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड। ओके, शोज डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ ऑन 3 प्राइम टू 5 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड या इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली 1 प्राइमर। आप सब जानते हो कि लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए केवल एक प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड को बनाने के लिए बहुत सारे प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये गलत है। अब मुझे इन दोनों में से छांटना है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा 2। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड वो कौन से पोलैरिटी वाले DNA पर बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले पर। आप जानते हो हमारे पास 2 पेरेंटल स्ट्रैंड है ना, 2 पेरेंटल, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड ये है जिसे हम पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं, और दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा ये है जिसे हम पेरेंटल स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये वाले स्ट्रैंड पर जो DNA बनता है वो इस तरह से फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है, इस पर कंटिन्यूअस बनता है। तो ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड होता है और ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड होता है। तो देख लो बेटा, लैगिंग स्ट्रैंड जो है, लैगिंग स्ट्रैंड वो कौन से DNA पर बन रहा है, यानी कि जिस स्ट्रैंड के ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है उसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। पोलैरिटी हम कैसे पढ़ते हैं, लेफ्ट टू साइड, लेफ्ट टू राइट।
तो ये वाला जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसके ऊपर लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लैगिंग स्ट्रैंड की खुद की पोलैरिटी क्या होती है? लैगिंग स्ट्रैंड की खुद की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है, लेकिन जिस डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर वो बनता है उसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाता है ऑन 5 प्राइम टू 3 प्राइम पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नीट में बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, असर्शन रीजन आ गया, आ जाइए पढ़ते हैं। सिग्मा फैक्टर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइजेज द स्टार्ट सिग्नल रीजन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोमोटर रीजन लाइज एट 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर? इसका आंसर है 3। क्यों है, आ जाइए देखते हैं। ये कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो सिग्मा फैक्टर अटैच होता है, दैट सिग्मा फैक्टर वो स्टार्ट सिग्नल को पहचानता है, यानी कि वो इनिशिएशन कोडॉन को पहचानता है और वहां पर बाइंड हो जाता है और प्रोसेस को शुरू करवाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रमोटर रीजन लाइज एट 5 प्राइम एंड, ये बात भी सही है। प्रमोटर रीजन 5 प्राइम एंड की तरफ होता है, टर्मिनेटर रीजन 3 प्राइम एंड की तरफ होता है, लेकिन टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंटेक्स्ट में नहीं। एनसीईआरटी साफ साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर के टेम्पलेट इनिशिएशन कोडॉन नहीं कहेंगे, वहां पे हम कहेंगे स्टार्ट सिग्नल, मतलब जो स्टार्ट कोडॉन होता है। चलिए मैं क्या कह रही थी, बीच में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। हाँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसमें प्रमोटर रीजन लाइज एट 5 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। हाँ तो ठीक तो है, सही बात है। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड दो स्ट्रैंड होते हैं बेटा, है ना, आप जानते हो। कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसके ऊपर आरएनए नहीं बनता। किसके ऊपर बनता है आरएनए? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर बनता है आरएनए। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसके रेफरेंस से नहीं समझाते हम कि प्रमोटर 5 प्राइम की होगा, 5 प्राइम एंड की तरफ हो गए, 3 प्राइम एंड की तरफ हो गए। एनसीईआरटी साफ साफ कह रही है कि जो हम ये पोलैरिटी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रमोटर रीजन 5 प्राइम एंड की तरफ होगा और टर्मिनेटर रीजन 3 प्राइम एंड की तरफ होगा, ये हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से समझाते हैं। जैसे आपका फिजिक्स में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, जैसे आपका इसमें बीच में कॉल आ गया, पता नहीं किसका। हाँ, क्या कह रही थी मैं, जैसे आपका फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप चीजें समझाते हो, ऐसे ही हम यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और कोडिंग स्ट्रैंड के कंटेक्स्ट में समझाते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर रीजन है, 3 प्राइम एंड की तरफ टर्मिनेटर रीजन है। टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से नहीं समझाते, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर तो आरएनए बनता है। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड नहीं लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड लिखा हुआ होना चाहिए था, इसलिए इसका आंसर क्या बन गया? 3। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, देखो आ गया क्वेश्चन, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो बेटा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। चलिए आ जाइए पढ़ते हैं ऑप्शन। पेप्टाइडल ट्रांसफर साइट इज कंट्रीब्यूटेड बाय लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये कह रहा है कि जो पेप्टाइडल ट्रांसफर की साइट होती है वो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कंट्रीब्यूट करती है। आप जानते हो कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूकैरियोट्स में क्या है बेटा? क्या है आप जानते हो? 60S है, और वहां अपना प्रोकैरियोट्स में क्या है? 50S है। तो 60S के अंदर 60S राइबोसोम की यूनिट किससे बनी हुई है? rRNA से। तो वो जो 60S राइबोसोम है उसके अंदर जो आपका 28S rRNA है वही तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम है, जिसको हम राइबोजाइम भी कहते हैं। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम एक राइबोजाइम है, मतलब वो एक rRNA है। तो जो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है दैट इज 60S, उसके अंदर जो 28S rRNA है वही एंजाइम की तरह बिहेव करता है, दैट इज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज।
और प्रोकैरियोट्स के केस में जो लार्जर सब यूनिट 50s है उसके अंदर जो 23s rRNA होता है वही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज की तरह बिहेव करता है। तो ऊपर वाला पॉइंट तो एकदम बिल्कुल सही है कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर ही पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज साइट प्रेजेंट होती है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय 23s एंड 16s राइबोसोमल सब यूनिट। ये तो गलत बात हो गई। एंजाइम पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 23s। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं बेटा तो प्रोकैरियोट्स में केवल 23s कंट्रीब्यूट करता है, 16s कंट्रीब्यूट नहीं करता, और यूकैरियोट्स में केवल 28s कंट्रीब्यूट करता है, 18s नहीं करता। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में 23s और यूकैरियोट्स में 28s। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हट रही हूं स्क्रीन से, पॉज करो, खुद पढ़ो, सॉल्व करो, आ जाओ अब मेरे साथ करो। सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइसिस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन ऑल एक्सेप्ट बैक्टीरिया। कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज हर तरह के आरएनए बनाता है, बैक्टीरिया को छोड़ के। ये स्टेटमेंट उल्टी नहीं हो गई? ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो गई? इसे ये कहना चाहिए था कि केवल बैक्टीरिया में ही एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो है सारे आरएनए बनाता है। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसमें तो 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, 1, 2 और 3। स्ट्रक्चरल जीन इन बैक्टीरिया आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये बात भी गलत हो गई। अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चरल जीन होती है लैक Z, लैक Y, लैक A, उसके ऊपर जो mRNA बनता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है नेचर में, मोनोसिस्ट्रॉनिक नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब जाने से पहले फटाफट से एक छोटा छोटा पॉडकास्ट सुन लो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन का, जो आपको मदद करेगा। पहले रेप्लिकेशन देखते हैं। रेप्लिकेशन में सारा का सारा डीएनए एक साथ रेप्लिकेट होता है, दोनों स्ट्रैंड्स पर रेप्लिकेशन होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले पर भी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड वाले पर भी। सबसे पहले टोपोआइसोमरेज इसकी नेगेटिव कॉइलिंग को, सुपर कॉइलिंग को रिलीज कर देता है, राइट। फिर उसके बाद आता है हेलिकेस एंजाइम। हेलिकेस एंजाइम का काम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो तोड़ता चलता है, लेकिन पूरे डीएनए को वो एक बार में नहीं खोल पाता क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लगती है, इसीलिए वो कुछ डीएनए को खोल देता है, कुछ को नहीं खोल पाता। तो एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। फिर उसके बाद पिक्चर में आता है आपका ये SSDPs, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। कुछ प्रोटीन्स आकर दोनों स्ट्रैंड पे लग जाते हैं जो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देते खुले हुए हिस्से में। फिर उसके बाद आता है आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर दोनों स्ट्रैंड से जाके जुड़ जाता है, नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से भी। आरएनए प्राइमर होता क्या है? वो एक छोटा सा आरएनए होता है, छोटा सा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसका काम होता है फ्री 3 प्राइम OH देना, जिस फ्री 3 प्राइम OH पे आगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ सके। फिर पिक्चर में आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है इस पेरेंटल डीएनए के ऊपर जो हमने आरएनए प्राइमर लगाया है, इस आरएनए प्राइमर पर एक एक करके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ते जाना और नया डीएनए स्ट्रैंड बना देना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ध्यान से सुनना, पोलैरिटी कैसे पढ़ते हैं अभी बताया, लेफ्ट टू राइट। तो वो डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसके ऊपर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और वो जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनता है उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कि फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। उसको बनाने में खूब सारे आरएनए प्राइमर चाहिए होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड को बनाने में केवल एक ही प्राइमर चाहिए होता है। फिर एंड में क्या होता है? एंड में फाइनली पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। रेप्लिकेशन के बाद जो है आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वहाँ से आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर लगे हुए होते थे। फिर डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड में टुकड़े थे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, उनको जोड़ देता है और अल्टीमेटली रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के ऊपर होगा, जिसको करने वाला एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए के ऊपर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट नहीं करते। सबसे पहली बात तो पूरा का पूरा डीएनए एक साथ ट्रांसक्रिप्शन में नहीं जाता, केवल एक छोटा सा हिस्सा जिसको हमें एक्सप्रेस करना है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है। और केवल एक ही स्ट्रैंड डीएनए का एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं और जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला कोडिंग स्ट्रैंड होता है जिसके हिसाब से हम 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड को डिफाइन करते हैं। अगर मैं डीएनए का वो छोटा सा हिस्सा लूं जिसके ऊपर मुझे ट्रांसक्रिप्शन कराना है, तो उस हिस्से को मैं बोलती हूँ सिस्ट्रॉन।
सिस्ट्रॉन जो है उसके 3 भाग होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर रीजन। प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से 5 प्राइम एंड की तरफ होता है और उस पर आकर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। स्ट्रक्चरल पार्ट वो पार्ट होता है जो एक्चुअली कोड करता है प्रोटीन के लिए। फिर उसके बाद लास्ट वाला पार्ट टर्मिनेटर पार्ट होता है जो 3 प्राइम एंड की तरफ होता है। चलिए अब इसमें करना क्या है, हमें शुरू करना है, चालू करना है। तो चालू करने के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसके साथ एसोसिएट होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम होता है प्रमोटर साइट को पहचान कर बाइंडिंग कराना और प्रोसेस को चालू कर देना। जैसे ही प्रोसेस चालू होता है सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है और जो आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम बचा वो इलोंगेशन का काम करता है, यानी कि आरएनए बनाने का काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज भी हमेशा आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनाता है। जब टर्मिनेटर साइट आने वाली होती है तो रो फैक्टर आकर एसोसिएट हो जाता है और प्रोसेस को रोक देता है। ओके, चलिए ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। प्रोकैरियोट्स में ये जो आरएनए बना ये तुरंत जो है इस आरएनए को प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है और बनते बनते ही इसके ऊपर प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन चालू हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ये जो एमआरएनए है ये अभी एमआरएनए नहीं कहलाएगा, इसको हम एचएनआरएनए कहते हैं। फिर इसमें हम 5 प्राइम एंड पर कैपिंग करेंगे। कैपिंग में हम 5 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड करते हैं। 3 प्राइम एंड पर हम टेलिंग करेंगे जहां पे हम बहुत सारे 200 to 300 एडिनोसाइन रेजिड्यूज ऐड करते हैं और बीच बीच में जो इंट्रॉन्स हैं उन्हें हम हटाएंगे स्प्लाइसिंग की मदद से। तो अल्टीमेटली हमें एमआरएनए मिलेगा। फिर उस एमआरएनए को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में, तब जाकर ट्रांसलेशन होगा। चलिए अब ट्रांसलेशन की बात करते हैं। अगर हमें आरएनए के ऊपर प्रोटीन बनाना है एमआरएनए के ऊपर, तो उसमें सबसे पहले हमें करना होता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले हम अमीनो एसिड के साथ एटीपी जोड़ते हैं, एक एटीपी का खर्चा करते हैं और अपने अमीनो एसिड को चार्ज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। फिर उस चार्ज्ड और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को हम टीआरएनए के साथ जोड़ देते हैं। इसे बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए या फिर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक, यहाँ पर एंजाइम जो लगता है उस एंजाइम का नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा एमआरएनए है जिसके ऊपर हमें प्रोटीन बनाना है, उस एमआरएनए से सबसे पहले आकर अटैच होती है राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, जो कि यूकैरियोट्स के केस में आप जानते हो 40S होगी, प्रोकैरियोट्स के केस में 30S होगी। तो सबसे पहले आरएनए के साथ अटैच आकर होती है स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। फिर उसके बाद इस आरएनए से अटैच होता है हमारा अमाइनो एसाइल टीआरएनए, यानी कि ऐसा टीआरएनए जिसके पास अमाइनो एसिड है। जैसे ही वो आके अटैच होता है तो फिर तीसरे नंबर पर आकर अटैच होती है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, बड़ी सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स के केस में 50, यूकैरियोट्स में 60। तो फाइनल सारा माहौल तैयार हो गया। एमआरएनए से छोटी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी जुड़ गई, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी जुड़ गई और उस लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर जो हमारा चार्ज्ड टीआरएनए है जिसके पास अमीनो एसिड है वो भी आकर जुड़ गया। इसे हम कहते हैं इनिशिएशन, राइट। तो जो सबसे पहला टीआरएनए आकर अटैच होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए, फर्स्ट अमाइनो एसाइल टीआरएनए। और जो सबसे पहला अमीनो एसिड होता है उसे हम फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं, जो यूकैरियोट्स के केस में मीथियोनिन होता है, प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्माइल मीथियोनिन होता है। फिर इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन। फिर आता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, ये जो राइबोसोम है, छोटी सब यूनिट बड़ी सब यूनिट एक साथ अटैच हो गई हैं, ये एमआरएनए के ऊपर खिसकती रहती हैं, राइट। इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम ऑन एमआरएनए। तो खिसकती रहती हैं जिसमें एनर्जी खर्च होती है। जैसे जैसे वो खिसकती हैं तो नए कोडॉन्स पिक्चर में आते जाते हैं। तो नए कोडॉन्स को जो अमीनो एसिड, जो नया कोडॉन नए अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है, उस अमीनो एसिड को लाया जाता है। उसे लेकर कौन आता है, नया टीआरएनए। तो यानी कि जो नया टीआरएनए है पहले हमें उसे चार्ज करना होता है और फिर उस नए चार्ज्ड टीआरएनए को यहाँ लाया जाता है। ये जो नया चार्ज्ड टीआरएनए होता है ये पुराने टीआरएनए से उसका जो है अमीनो एसिड ले लेता है और पुराना टीआरएनए यहाँ से निकल जाता है। यानी कि जो नया टीआरएनए है उसके पास अपना अमीनो एसिड तो है ही है, उसने पुराने वाले से भी ले लिया। तो अब इस नए टीआरएनए के पास 2 अमीनो एसिड है और उन दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाएगा। और वो पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि प्रोकैरियोट्स में 23S RRNA होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में, और यूकैरियोट्स में 28S RRNA होता है लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में। ये काम चलता रहता है। जो राइबोसोम है वो एमआरएनए के ऊपर खिसकता रहता है,
नया चार्ज टीआरएनए आता है, पुराना जाता है, अपना अमीनो एसिड उसे हैंड ओवर कर देता है, चेन लंबी होती जाती है। ये काम तब तक होता है जब तक टर्मिनेशन कोडॉन नहीं आता। जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आने वाला होता है तो पिक्चर में आ जाते हैं रिलीज फैक्टर्स। ये रिलीज फैक्टर्स क्या करते हैं, ये रिलीज फैक्टर टर्मिनेट कर देते हैं प्रोसेस को। जो नई प्रोटीन चेन बनती है वो अलग निकल जाती है, टीआरएनए जो सबसे आखिरी वाला टीआरएनए होता है वो अलग निकल जाता है, और दोनों जो सब यूनिट हैं राइबोसोम की वो अलग अलग हो जाती हैं, और जो एमआरएनए है वो थोड़ी देर बाद डीजेनरेट हो जाता है। दिस इज ट्रांसलेशन। तो मुझे उम्मीद है आपको तीनों प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर ही दी है, राइट। चलिए फिर बेटा, अब इसके बाद पूरा एनसीईआरटी रीड कर लेना एक बार अच्छे से। जेनेटिक कोड के फीचर्स आपको बता देते हैं। जेनेटिक कोड कैसा होता है नेचर में, ये नॉन एम्बिगुअस, वेरी क्लियर, एक्सेप्शन जीओजी। वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, माने सारे ही ऑर्गेनिजम्स में जो कोडॉन है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। जेनेटिक कोड इज कंटीजुअस, मतलब जितने भी आपके कोडॉन्स होते हैं, किसमें, जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एमआरएनए के ऊपर, सारे कोडॉन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, बीच में किसी को छोड़ा नहीं जाता, तो वो कंटीजुअस होता है। स्टॉप कोडॉन आपको पता है कौन कौन से हैं, स्टार्ट कोडॉन आपको पता है एयूजी हैं, राइट, जिन्हें हम पंक्चुएशन कोडॉन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और कोडॉन, ये जेनेटिक कोड कैसा होता है, डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब कि एक अमीनो एसिड एक से ज़्यादा कोडॉन से कोड होता है। दो एक्सेप्शन है इसमें, एक मीथियोनिन है और एक ट्रिप्टोफैन है। मीथियोनिन एयूजी से कोड होता है, ट्रिप्टोफैन यूजीजी से कोड होता है। ये दोनों नॉन डीजेनरेट हैं, माने एक अमीनो एसिड केवल एक ही कोडॉन से कोड हो रहा है, राइट। तो बेटा मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर की बता दी। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, चैप्टर विल बी रेडी। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, बिंदास रहना, मस्त रहना। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। थैंक यू तो कर दूं, और होमवर्क तो बता दूं, प्रैक्टिस शीट कर लेना। होमवर्क में क्या कर लेना, होमवर्क में प्रैक्टिस शीट कर लेना। ओके, चलिए फिर, थैंक यू एंड बाय।